हाय फ्रेंड्स। तो यार आज की इस वीडियो में बात करते हैं अपन राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी कट ऑफ के बारे में। तो यार देखो, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मेरे अप्रॉक्सीमेटली मैं मार्क्स बता देता हूँ। मेरे अराउंड 89 के आसपास आंसर की के बाद 89 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यार अपना देखो, अगर अपन बात करें इसकी कट ऑफ की, तो अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर चीटिंग नहीं हुई हो और सॉल्वर गैंग या फिर पेपर आउट नहीं हुआ हो, तो मैंने उसकी कट ऑफ बनाई है। अप्रॉक्सीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ इतनी रहेगी, क्योंकि जितनी वैकेंसी है 2700 के आसपास और उसका 5 टाइम वो लेंगे, तो अराउंड 13,000 14,000 पास करेंगे। तो मैंने उसके हिसाब से कट ऑफ बनाई है। और उस पर मैंने थोड़ा ये भी देखा है कि यार कैटेगरी वाइज कट ऑफ उसकी डिसाइड करी है मैंने। पर उससे पहले मैं बता दूं यार, कई लोग कई मैंने बड़ी बड़ी कोचिंग का देखा कि वहाँ पर जो है ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा बता रहे थे जनरल से, या फिर किसी कैटेगरी की जनरल से ज़्यादा बता रहे थे। तो यार ये देखो, मैं आपको एक बेसिक रिजर्वेशन की कैटेगरी बता देता हूँ उसके बारे में, कि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो कभी भी जनरल के बराबर रह सकती है। जनरल से ऊपर कभी नहीं जा सकती किसी भी कैटेगरी में, क्योंकि जनरल जो एक कैटेगरी है वो एक रिजर्वेशन नहीं है, बिकॉज़ वो सबके लिए अवेलेबल है। मैं आपको इसके लिए एक प्रूफ बता देता हूँ। तो यार ये देखो, ये का नोटिस है 2020 का, पर इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें आप देखो क्लियरली लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनकी योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग की नियुक्तियों के प्रति चयनित किया गया है, चयन की गणना के संबंध में, मतलब उनका जो सिलेक्शन होगा वो किस कैटेगरी से आएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको दिखेगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका इस कैटेगरी में हुआ है, उनकी योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवेश की रिक्तियों के विरुद्ध चयन हुआ है के विरुद्ध सिद्धांत किया गया है, प्रसारित किया गया है। इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार और, ठीक है। तो देखो लास्ट वाली अगर आप लाइन पढ़ोगे, कार्मिक विभाग ने संज्ञान में लाया कि उक्त निर्देशों की कठोरता से पालन नहीं की जा रही, उचित नहीं है, जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग जो कि ओबीसी है, विभाग की अधिसूचना 13/2/2019 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग को भी राज्य के अधीन सेवा में नियुक्ति और पदों में 5% आरक्षण प्रावधान किया गया है। अतः समस्त नियुक्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों को भर्ती अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग को भी सम्मिलित करते वक्त अनुपालन किया जाए, ठीक है। अब देखो, इसके मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, ठीक है। 3 पैरास को अच्छे से पढ़ना। आप देखो अगर एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी होती है, तो इसकी कट ऑफ जो है वो कभी भी जनरल के ऊपर नहीं जा सकती, उसके बराबर रह सकती है। एससी की ओबीसी के ऊपर रह सकती है, एसटी की ओबीसी के ऊपर रह सकती है, ओबीसी की एसटी, एससी के ऊपर रह सकती है, पर जनरल के ऊपर इन तीनों की नहीं जा सकती, बिकॉज जनरल एक रिजर्वेशन नहीं होता है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। उसमें जैसे आप मान लो मेरे मार्क्स बन रहे हैं कि मेरे अराउंड जनरल की कट ऑफ गई 220, और मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, मेरे 220 बन रहे हैं, तो मैं उस टाइम पर जनरल में काउंट होऊंगा, ना कि एससी कैटेगरी में। तो मेरी एसटी की जो सीट है वो वैकेंट रह जाएगी, तो उस पर वो दूसरा बंदा आ जाएगा, तो मैं जनरल में काउंट हूँ। इसी तरह अगर ओबीसी का कोई बंदा है, उसके 220 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो जनरल में काउंट होगा, ना कि ओबीसी में काउंट होगा, ठीक है। तो उसको जनरल माना गया है इसमें, है ना। जनरल वो कैटेगरी होती है। तो कई बोलते नहीं यार ओबीसी की कट ऑफ हाई गई, अगर ओबीसी, कई बोलते हैं कि राजस्थान के पिछले रिजल्ट में जो है वो ओबीसी कट ऑफ हाई गई है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो वैकेंसी रिजेक्ट होती है हमेशा, जैसे पिछली बार इस राजस्थान की जो रिजेक्ट हुई है वैकेंसी, वैसे ही वो भी रिजेक्ट होगी। इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई मिलता कैसे रिजर्वेशन, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलता है वो मेरिट के बेसिस पे मिलता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि देखो मान लो मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, तो अगर सपोज़ कि या मैं एसटी कैटेगरी से हूँ या किसी भी कैटेगरी से मान लो, एक्सेप्ट अगर अपन इसको देखें जनरल कैटेगरी, तो अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि मेरे 220 मार्क्स आ रहे हैं और जनरल वाले के 220 मार्क्स आ रहे हैं, और मैंने जो है कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया, जैसे मैंने एज में छूट नहीं लिया, अगर मैंने एज में कोई रिलैक्सेशन ले लिया, तो फिर मैं एससी कैटेगरी में काउंट होऊंगा। अगर मैंने वो नहीं लिया, इसके अलावा मेरी जो मेरिट है वो जनरल वाले के बराबर बन रही है, तो मैं जनरल वाले के बराबर आऊँगा। अगर मैंने कोई भी बेनिफिट ऐसा ले लिया जो इन कैटेगरीज़ में मुझे मिलता है, जैसे एज का रिलैक्सेशन मुझे मिल गया, है ना, तो ये इसमें देखो क्लियरली आप देखोगे, इस पैरा में क्लियरली लिखा हुआ है, 3rd पैरा के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। Who gets the candidate unreserved category vacancies on the basis of their merit without availing any of the special concession which are available to be candidates belonging to these categories except the fees। जैसे फीस में जो छूट मिलती है ना, ये अलाउ है। फीस में एसटी, एससी कैटेगरी को जो मिलती है वो अलाउ है। बाकी इसके अलावा कोई और बेनिफिट उसने नहीं लेने चाहिए इन कैटेगरी के, तो वो जनरल में काउंट हो जाएगा वो बंदा, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है, तो ये मत सोच के चलो यार। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ एसएससी के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको। पहले क्या होता है कि बंदे जनरल में सेलेक्ट हो जाते हैं एसटी, एससी कैटेगरी से, फिर बाद में जब फाइनल मेरिट बनती है तो वो वापस उसी स्लैब में आ जाता है, क्योंकि मेरिट हाई चल जाती है।
इस वजह से ST SC कैटेगरी पहले कम रहती है, फिर बाद में उनकी कट ऑफ बहुत हाई बढ़ जाती है, यही इसका रीज़न होता है। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि OBC की कैटेगरी, मैंने बड़ी बड़ी कोचिंग्स वालों को देखा कि वो बता रहे हैं कि OBC की हाई जाएगी, इम्पॉसिबल है किसी के जाना, क्योंकि रिजर्वेशन, क्योंकि आप ये मान के चलो कि फिर वो अगर जो है रिजर्वेशन कि वो जो मूल उद्देश्य है ना रिजर्वेशन का, उनको वो मान ही नहीं रहा, फिर वो इसलिए वो रिजेक्ट हो जाती है वो वैकेंसियाँ फिर। ठीक है इसी का मैं एक और बता देता हूँ आपको कि ये जो रिजर्वेशन है ना, ये नौकरियों में भी रिजर्वेशन का प्रावधान था, पर शायद इसको ख़त्म कर दिया है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि फिर ये दोहरा आरक्षण नीति हो जाती है कि एक तो आप सर्विस में भी आ रहे हो और एक आप फिर बाद में भी रिजर्वेशन ले रहे हो, तो उससे क्या होता है, फिर सबको घाटा होता है। तो उसका एक सिंपल सा ये है कि आप उसको जो सीनियरिटी होती है उसके हिसाब से आप फिर उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दो, उससे फिर किसी को नुकसान नहीं होता। वो एक अच्छा क्राइटेरिया है कि आप सीनियरिटी से सबको दे दो। ठीक है, उससे वो होगा कि जो बंदा वैकेंसी, जैसे मान लो मैं 2013 में सेलेक्ट हुआ हूँ, मेरे साथ कई कैटेगरी के लोग सेलेक्ट हुए, उन सबका सेम टाइम पे प्रमोशन होगा। ऐसा नहीं होगा फिर कि मैं नीचे कैटेगरी से आ रहा हूँ तो मुझे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला के मैं किसी और को हटा के प्रमोशन ले लूँ, ऐसा नहीं होगा। फिर सीनियरिटी एक बेस्ट टर्म है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिजर्वेशन मिल गया, बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो यार देखो, ये कट ऑफ मैंने बनाई है जनरल की, अगर आप देखोगे तो मेल की आप मान के चलो 200 के आसपास, और ये मैंने तब बनाई है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ होगा, सबने जेन्युइनली अच्छा पेपर दिया होगा, और कोई सॉल्वर गैंग या कोई किसी दूसरे की तरह डुप्लीकेट नहीं बैठा होगा। तो उस कैटेगरी में अगर अपन ये मान के चले तो 200 आप मान के चलो कि इतने में आपका सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा, और फीमेल की 190 के आसपास, EWS में 195 और फीमेल की 185। OBC की थोड़ी कम रहेगी इससे, 190 180, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट आसपास ही रहती है। MBC की डाउन चली जाएगी, MBC की मेल की 180 और फीमेल की 160, SC की 175, फीमेल 155 और ST 170 और 150। इनमें आपका इससे प्लस आप मान के चलो, अगर आपके अभी फ़िलहाल इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा 12 मार्च 19 मार्च का, और नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद फिर अपने क्वेश्चंस भी 2-3 जो क्वेश्चंस हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मेरा 19 मार्च को था, तो ऑब्वियसली बात है उसमें से एक क्वेश्चन हटेगा, वो चांदी और जिप्सम वाला, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था। उसी तरीके से कई बोल रहे हैं कि 19 मार्च का पेपर जो है वो ईजी था। तो यार देखो, जो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है ना, उसके लिए पेपर टफ ही होता है हमेशा। बाहर आने के बाद तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, वहाँ पे तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आते हुए भी आप उसको ना कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आपने दोबारा वो क्वेश्चन को पढ़ लिया तो गलत हो जाता है। तो मैं नहीं मानता कि, हाँ कभी कभी हो सकता है, पर ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लगते कि ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये अगर आपके अभी फ़िलहाल इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप मान के चलो, और अगर थोड़ा पेपर आउट वगैरह हुआ होगा, या फिर किसी के पास पेपर आया हो, या किसी ने डुप्लीकेट एग्ज़ाम दिया हो, तो आप +5 और इसमें मान के चल लो, क्योंकि +5 तो आपके ऑलमोस्ट, +6 तो आपके ऑलमोस्ट बढ़ ही जाएंगे सबके, +6 5 तो क्या, 5 का तो कोई वो है ही नहीं मकसद, क्योंकि 5 तो है ही नहीं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसलिए +6 तो आप मान के चल लो, इसमें आपका हो जाएगा। पर अभी फ़िलहाल आंसर की के अकॉर्डिंग आपके इतने मार्क्स बनने चाहिए, तो आप ठीक हो। ठीक है, और ये देखो मैंने एक बनाया कि अगर एक जनरल नॉर्मल बंदा है, वो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है हिंदी इंग्लिश की, तो देखो हिंदी में तो यार आप कितना ही पढ़ लो, वो थोड़ी टफ ही लगती है। तो अगर आपने मिनिमम, अगर आपने 25 35 अटैम्प्ट करें तीनों सब्जेक्ट में, 50 में से 85 आपने अटैम्प्ट कर लिए, तो आपने गुड अटैम्प्ट मानूंगा मैं इसको। अच्छे आपने अटैम्प्ट करें, आपको चांसेस बनते हैं। और अपर में मैं देखूँ तो 30 35 और 45 अगर आपने इस रेंज में अटैम्प्ट करें, तो वो वेरी गुड अटैम्प्ट है, मतलब बहुत अच्छा अटैम्प्ट है वो पढ़ने वाले बनते हैं बहुत अच्छे। पर अगर एवरेज में बात करूँ तो 25 35 गुड अटैम्प्ट है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप देख लो यार, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, उस कंडीशन में कि जब पेपर आउट नहीं हुआ। अगर होता है तो +5 और उसमें आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो चलो यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।